जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, मुझे इंस्टाग्राम पर एक डाउट पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में कवर कर लूँ ताकि आपको भी अगर ये डाउट हो तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है आपको देना है, एमपी कैन क्लेम इम्यूनिटी। एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इम्यूनिटी क्लेम कहाँ कर सकते हैं? सिविल क्रिमिनल केसेस, सिर्फ सिविल केसेस, सिर्फ क्रिमिनल केसेस, या दोनों केसेस में नहीं? तो हम इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने जब लास्ट पार्ट देखा था पार्लियामेंट का, उसमें हमने देखा था जो कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस मिल रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर इमेजिन किया था हमने कि मोदी जी जो है, उनके सेशन शुरू होने के 40 दिन पहले तक और 40 दिन बाद तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर मोदी जी अपने घर में बैठे हो, 40 दिन पहले तक सेशन की कोई डेट आई है और उस डेट के 40 दिन पहले तक मोदी जी अपने घर में बैठे हो, तो भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और सेशन से बाहर निकलने के बाद जब वो अपने घर पर जाएंगे तो 40 दिनों तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये किस में अवेलेबल था? सिर्फ सिविल केसेस में अवेलेबल था, ना कि क्रिमिनल या प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में। बराबर है, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इम्यूनिटी कहाँ क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ अगर इस वे से हम देखें तो सिर्फ सिविल केसेस हमें दिखेगा। बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि रोहित शर्मा जो है ये कैप्टन बन सकते हैं क्या, तो आपका जवाब क्या रहेगा? क्योंकि जनरलाइज क्वेश्चन है, जो रोहित शर्मा कैप्टन बन सकते हैं क्या इंडियन क्रिकेट टीम के? तो जी हाँ, वो बन सकते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, भले ही अभी एट प्रेजेंट विराट कोहली हो, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो भी बन सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये घर के बाहर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब सेशन तो ठीक है, सेशन तो शुरू हो ही रहा है, लेकिन यहाँ घर में भी अगर बैठे हो वो, मतलब ये जो चार दीवारी आपको दिख रही है हाउस की, अगर इसके बाहर भी ये बैठे हो मोदी जी, तो भी सिविल केसेस में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है 40-40 में। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मोदी जी जो है यहाँ पर हाउस में आ जाते हो, अब ये क्या है, ये हाउस में बैठे हैं, मतलब ये हाउस के चार दीवारों के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ क्या है, ये एक प्रोटेक्ट करता है उन्हें। अब यहाँ पर अगर आपने सन ऑफ सरदार मूवी देखी होगी, सन ऑफ सरदार मूवी में क्या होता है, संजय दत्त जो है, उनका जो घर है वहाँ पर मेहमानों को पूजा जाता था। बराबर है। इसलिए अगर अजय देवगन जब उनके घर में एंटर करते हैं, मतलब ये समझ लीजिए ये जो घर है ये अजय अपना संजय दत्त का घर है, और यहाँ पर ये जो मोदी जी है ये अजय देवगन है, तो यहाँ पर उन्होंने एंटर किया। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो मूवी अगर आपने देखी होगी, तो अंदर जब वो घर में प्रवेश करते हैं तो उसके बाद वो कुछ भी करते हैं तो घर के अंदर वो उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। घर के अंदर एकदम सेफ है वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने घर का जो चौखट है वो पार कर दी, उसके बाद सब तलवार लेके खड़े रहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है। यहाँ पर ये जो दीवार है, ये जो चार दीवारें हैं हाउस की, ये इन्हें प्रोटेक्ट करती है हर कंडीशन से, भले ही वो सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो। मतलब अगर वो हाउस के अंदर है, हाउस के चार दीवारों के अंदर है, तो उन्हें ना ही सिविल केसेस में अरेस्ट हो सकती है, ना ही क्रिमिनल केसेस में अरेस्ट हो सकती है। मतलब क्या है कि नो पर्सन, आइदर मेंबर ऑफ आउटसाइडर, वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते हैं, या फिर उन पे लीगल प्रोसेस शुरू नहीं हो सकती है, वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, विदाउट दी परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी परमिशन के बगैर। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सपोज मोदी जी जो है, उन्होंने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है। अब क्राइम कर दिया, लेकिन वो यहाँ पर घर के अंदर आ गए, अब हाउस के अंदर आ गए, हाउस के अंदर आ गए, यहाँ पर उन पर कोई क्रिमिनल या सिविल केसेस जो है वो शुरू नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से हाउस से बाहर निकलेंगे, वैसे ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि 40 दिनों का जो प्रावधान यहाँ पर मिला हुआ है वो सिर्फ सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? मतलब क्या है कि अगर मोदी जी ने किसी की ज़मीन हड़पी हो और यहाँ से बाहर निकलते हैं वो, तो भी 40 दिनों तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया हो, क्रिमिनल केस किया हो, तो यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। मतलब क्या है, वो क्लेम दोनों जगह कर सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल केसेस में, क्योंकि जनरलाइज हमें देखना पड़ेगा। तो एक जगह तो उनका फैक्टर है कि जहाँ क्रिमिनल और सिविल केसेस दोनों में उन्हें अरेस्ट नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पर आपको जवाब है उसका मिल गया होगा। एमपी जो है वो इम्यूनिटी क्लेम कर सकते हैं कहाँ पर? तो यहाँ पर इसका जवाब रहेगा बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, क्योंकि जब चार दीवारों के अंदर होते हैं, वो हाउस में होते हैं, तो वहाँ पर सिविल या क्रिमिनल दोनों केसेस नहीं हो सकती है उन पर, अनलेस परमिशन जो लेनी पड़ती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से। अब यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि एमपी कैन क्लेम इम्यूनिटी आउटसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। मतलब जो हाउस है उसकी चार दीवारों के बाहर इम्यूनिटी जो है कौन सी क्लेम कर सकते हैं? तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका जवाब रहेगा सिविल केसेस ओनली। सिर्फ सिविल केसेस में अगर वो बाहर होते हैं तो उन पे जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो सकती है, क्रिमिनल केसेस में शुरू हो सकती है अगर वो हाउस के बाहर है तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ये दो पार्ट्स में रहेगा। तो
क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली मुझे समझाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसी पर डिपेंडेंट हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो हाई कोर्ट इजीली समझ में आ जाएगा, आधा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए ताकि हाई कोर्ट में कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपकी क्वेरी जो है उसका निवारण मैं ज़रूर करूँगा, उसे सॉल्व मैं ज़रूर करूँगा। आइदर आपको मैसेज करके करूँगा या फिर मैसेज में बताऊँगा कि मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ, तो इस तरीके से वीडियो में कवर कर लूँगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो हमने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले देखा था। जैसे एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। अब अगर हम अमेरिका में देखें तो वहाँ भी 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेकिन फ़र्क क्या है? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है हमारे यहाँ पर वो हार्मोनाइजेशन में काम करते हैं, मतलब हारमोनियस सिचुएशन में काम करते हैं। मतलब यहाँ पर लेजिस्लेटिव जो है वो कोई भी रूल और या फिर लॉ लाता है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनका यहाँ पर एसेंट जो है वो लगता है। उसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ पर एसेंट करते हैं। तो ये लॉ लाने के बाद भी उस पर चेक किसका होता है? तो जुडिशरी का होता है कि ये किसी चीज़ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, किसी लॉ का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, तो उसे नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं जुडिशरी। मतलब क्या है, साथ में मिलकर यहाँ पर काम होता है। ऐसा एकदम ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिया हुआ है। भले ही सेपरेशन ऑफ पावर है, अपने अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हार्मोनी भी बनी हुई है। मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरा तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जिस तरीके से अमेरिका में दिया हुआ है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका में पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर दिया हुआ है। मतलब वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ही अपना संभालेंगे। लेजिस्लेटिव ऑर्गन, जुडिशरी ऑर्गन में उनका कोई हाथ नहीं रहेगा। अगर वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन में घुसने की कोशिश करते भी है तो उन्हें फटाक से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा और अपने जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें उन्हें भेज दिया जाएगा। उसी तरीके से जुडिशरी जो है, जैसा हमने देखा था, उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने माइग्रेंट्स जो थे उन्हें बैन करने का, तो उस पर जुडिशरी ने रोक लगा दी थी पहले। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से वहाँ बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब एक दूसरे के अंदर वो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो वहाँ प्योरली जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इस तरीके से हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव तो हमने पढ़ लिया है। एग्जीक्यूटिव पूरे तरीके से हमने प्रेसिडेंट जो चैप्टर है उसमें पढ़ लिया है। लेजिस्लेटिव जो है हमने पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, इन सब में हमने लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो है पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो जुडिशरी ऑर्गन है ये यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा कंपेयर भी करना पड़ेगा, जैसे अमेरिकन जुडिशरी और इंडियन जुडिशरी में क्या फ़र्क है। तो क्योंकि लक्ष्मण किताब में कवर किया हुआ है और हम लक्ष्मण किताब कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण किताब में जिस तरीके से दिया हुआ है उसे रिफाइन कर समझाना ये मेरा काम है, ताकि आपको लक्ष्मण किताब जो है वो पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप पढ़िएगा ज़रूर। तो अमेरिकन जुडिशरी जो है वो क्या कहती है? अमेरिकन जुडिशरी जब भी नाम सुनता हूँ मैं तो मेरे जहन में सिर्फ यही आता है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से अब मूवी है लेकिन ये तो है एक्टर ही, तो रणवीर सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है। और इस तरीके से शाहिद कपूर जो है वो बोल रहे हैं कि राजपूत की नज़र से देखना सीखो, सारी दुनिया ही नायाब नज़र आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बोलना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सपोज़ यहाँ पर रणवीर सिंह जो है, अब अमेरिकन जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रणवीर सिंह है वो अगर सेंट्रल जुडिशरी संभाल रहे हैं और यहाँ पर जो शाहिद कपूर है वो फेडरल जुडिशरी संभाल रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों भी अपने अपने इसमें सुप्रीम है, अपने अपने इसमें सोवरन है। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये कुछ करते हैं तो ये भी अपना एक हक जो है ये रखते हैं। ठीक है, मतलब रणवीर सिंह भले ही वो सुप्रीम हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर शाहिद कपूर जो है वो भी यहाँ पर सुप्रीम है। यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन सेंटर का हो वो सेंटर संभालेगा, जो वहाँ पर स्टेट का हो, फेडरल का हो, वो फेडरल संभालेगा। मतलब यहाँ पर भी इंटरफियरेंस नहीं होता है। यहाँ पर जो इन्हें सज़ा देनी है, जो शाहिद कपूर है उसे जो सज़ा देनी है वो दे सकते हैं। उसी तरीके से रणवीर सिंह जो है उन्हें जो सज़ा देनी है अगर उनके जुरिस्डिक्शन में कोई मामला आता है तो वो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शाहिद कपूर को पूछना पड़ेगा इन्हें कि मैं यहाँ पर सज़ा दूँ या नहीं दूँ, इस तरीके से पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। या फिर अगर यहाँ पर शाहिद कपूर अगर किसी का, ठीक है, किसी का अगर यहाँ पर जुरिस्डिक्शन लाते हैं और किसी का, जैसे अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें जो इनके पंडित होते हैं, शाहिद कपूर के यहाँ पर जो पंडित रखे होते हैं, वो जो है अगर उनको शाहिद कपूर ने निकाल दिया घर से बाहर, तो ऐसा नहीं है कि वो रणवीर सिंह के पास जाकर बोलेंगे कि मुझे फिर से शाहिद के पास रखो।
ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने ज्यूरिडिक्शन दे दिया तो मतलब निकलना ही पड़ेगा उन्हें, फिर वो भले ही फिर कहीं भी जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है कि दोनों अपने अपने इसमें सुप्रीम है। लेकिन वही अगर हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बात करते हैं तो मेरे जहन में जो बाहुबली मूवी है वो आती है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर जो माँ है बाहुबली की, वो आती है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन। उसके बाद बाहुबली नीचे आते हैं जय माहेश्मती, मतलब आप जो बोलेंगे उसी तरीके से यहाँ पर काम जो है वो होने वाला है। और सबसे नीचे आते हैं हमारे कटप्पा। अब कटप्पा जो है मतलब ये हो गए हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ये हो गए हाई कोर्ट्स और ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ इन तीनों में क्या है, इन तीनों में ना एक एक इंटीग्रेशन है। मतलब किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है ये सुप्रीम है, ये जो बोलेंगे वो सुप्रीम रहेगा। इन्होंने बोल दिया ये राजा है तो ये राजा रहेगा, इन्होंने अगर बोल दिया कटप्पा राजा है तो कटप्पा राजा बन जाएगा। मतलब क्या है कि ये सुप्रीम है यहाँ पर। अगर यहाँ पर किसी का निवारण नहीं हो रहा है सॉल्यूशन का तो ये इनके पास जा सकते हैं। अगर इन्होंने भी कोई गलत डिसीजन दे दिया तो सीधा इनके पास जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो डिसीजन देगी, ये जो माँ यहाँ पर डिसीजन देने वाली है वो फाइनल रहने वाली है। तो इस तरीके से हमारा इंडियन जुडिशरी इंटीग्रेशन के बेसिस पर काम करता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट किया गया था ऑन जनवरी 28 1950 को। जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे सक्सीड किया था इसने, स्टैब्लिश अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसके अंडर में यहाँ पर फेडरल कोर्ट जो है उसे सक्सीड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको जो कमेंट सेक्शन में एक बात बतानी है कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में जो बनाया गया था वो कौन से एक्ट के अनुसार बनाया गया था, कौन से चार्टर एक्ट के अनुसार बनाया गया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि वो हमने ऑलरेडी जो फर्स्ट हमारा जो वीडियो है पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो अगर आपको पता है तो आप ज़रूर लिखिए, अगर आपको पता है, अगर आप लिखना नहीं चाहते कमेंट सेक्शन में तो माइंड में ज़रूर रखिए, याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिए। उसके बाद आर्टिकल 124 से लेकर 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर, ये सब जो है आर्टिकल जो है ये कवर करते हैं। तो एक रेंज जो है अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 124 से लेकर 147 तक पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील करता है। उसके बाद पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट करने के लिए ऑथराइज है यहाँ पर। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं हम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस ये ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर भी एक मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती गई। जैसे सबसे स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो 8 जजेस थे, मतलब 7 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद 1956 में इसे 10 कर दिया गया। अब क्यों करते हैं, क्यों बढ़ाने पड़ते हैं जजेस, क्योंकि यहाँ पर केसेस जो है वो बढ़ती है, केसेस बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि जजेस जो है वो ज़्यादा चाहिए। अभी इतने सारे केसेस जो है हमारे पेंडिंग है। उसका 1960 में से 13 कर दिया गया, 1977 में से 17 कर दिया गया, 1986 में 25 और अब 2009 से लेकर एट प्रेजेंट यहाँ पर 31 जजेस जो है वो यहाँ पर आते हैं। अब उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस देखते हैं कि जज का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो सिटीजन रहना चाहिए वो भारत के। मतलब यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर आके जो जज है सुप्रीम कोर्ट के वो बन सकते हैं क्या, तो नहीं बन सकते, क्योंकि पहली कंडीशन में वो फेल हो जाते हैं, वो सिटीजन नहीं है भारत के। उसके नेक्स्ट आता है कि वो जज रहने चाहिए किसी हाई कोर्ट के 5 सालों के लिए। उसके बाद वो जज रहने चाहिए, एडवोकेट रहने चाहिए किसी हाई कोर्ट के फॉर 10 सालों के लिए। मतलब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो जज है किसी हाई कोर्ट के 5 सालों के लिए तो वो एलिजिबल है। अगर वो एडवोकेट भी है किसी हाई कोर्ट के 10 सालों के लिए, मतलब यहाँ पर सीधे 5 साल और बढ़ जाते हैं अगर एडवोकेट हो तो आप, तो यहाँ पर वो भी एलिजिबल है। मतलब अगर कोई एडवोकेट है तो वो भी एलिजिबल है, अगर कोई जज है हाई कोर्ट के वो भी एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ सालों में डिफरेंस है। 5 साल जजेस के लिए रहेगा, 10 साल जो है वो एडवोकेट के लिए रहेगा। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है, इसके बाद और एक कंडीशन आती है कि जो प्रेसिडेंट है उनके माइंड में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहना चाहिए, उनके ओपिनियन में कि ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है करके। अब इसके बाद ऐसा होता है कि यहाँ पर जो अक्षय कुमार है वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, भले ही सीनियर जो है वो ये हो। सीनियर ये है क्योंकि जज रह चुके हैं, लेकिन इनका जो क्वालिफिकेशन है वो इतना भर नहीं रहा है, वो मतलब 4 साल 3-4 महीने इस तरीके का हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए इनका जो है वो नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट जो है ये अक्षय कुमार 10 सालों के लिए रह चुके हैं, भले ये जूनियर हो, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कौन बैठ रहा है, तो अक्षय कुमार बैठ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अक्षय कुमार जो है वो यहाँ पर जज जो है सुप्रीम कोर्ट के वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है। अक्षय कुमार जो है वो भले ही एज में कम हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बन रहे हैं। ना कि अगर ये जो है ये एज में ज़्यादा हो फिर भी ये नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि क्वालिफिकेशन में नहीं बैठ रहे हैं। क्वालिफिकेशन जो है इतनी रहनी ही चाहिए।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यहाँ पर हमें पता तो चल गया कि कौन एलिजिबल है, तो अक्षय कुमार जो है वो यहाँ पर एलिजिबल है। तो अब यहाँ पर उन्हें अक्षय कुमार को बनाने कौन वाला है, अपॉइंट कौन करने वाला है यहाँ पर? तो अपॉइंट ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। उसी के साथ साथ चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे प्रेसिडेंट ने देख लिया अक्षय कुमार, अरे मैं तो इनका फैन हूँ, यहाँ पर ही इन्हें बना देता हूँ, तो इस तरीके से बनाया जाएगा क्या? तो नहीं बनाए जाएंगे। चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। उन्हें कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम नेसेसरी। जितने भी नेसेसरी हो उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से के जजेस से भी और हाई कोर्ट के जजेस से भी। उसके बाद अदर जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम नेसेसरी। मतलब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो तो यहाँ पर बन गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बन जाते हैं तो बाकी जो जजेस है उनके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका भी यहाँ पर कंसल्टेशन लेना पड़ता है, और बाकी भी जो जजेस हो उनका भी लेना पड़ता है, हाई कोर्ट के जो जजेस हो उनका भी लेना पड़ता है, जितने भी नेसेसरी हो। तो यहाँ पर किस तरीके से नेसेसरी है, ये किस तरीके से इनका डेवलप होता गया, कितने जजेस का लेना पड़ता है कंसल्टेशन, वो हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ये ऑब्लिगेटरी है इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है अगर उनके अदर कोई जजेस जो है यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका यहाँ पर कंसल्टेशन लेना मैंडेटरी होता है। बहुत ईजी है समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आता है कंट्रोवर्सी क्या हो रही थी कंसल्टेशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए जब फर्स्ट जज केस आया था 1982 में, फर्स्ट जज केस आया 1982 में, यहाँ पर क्या हो रहा था, कंसल्टेशन जो है, कंसल्टेशन जो हमें दिया हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया गया था कि यहाँ पर कंसल्टेशन मतलब सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है कि यहाँ पर करना चाहिए क्या, अच्छा आपको क्या लगता है, ऐसा ऐसा नहीं यार पर मुझे ये लगता है कि इसे करना चाहिए, हाँ ठीक है कर लो आपकी मर्जी है, आपको अपॉइंट करना है, ऐसे प्रेसिडेंट को अगर बोलते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से कर सकता है। मतलब क्या है कि एक एक्सचेंज ऑफ व्यू सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, ना कि मैंडेटरी कोई चीज़ आ रही है कि अगर वो जजेस ने बोल दिए कि नहीं आपको इसी को करना है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलेंगे नहीं यार मेरे को ये लग रहा है तो मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ व्यू इस तरीके से यहाँ पर इंटरप्रेट किया गया था। लेकिन फिर आया सेकेंड जज केस। अब सेकेंड जज केस जो है उसमें क्या हुआ, 1993 में जो आया था उसमें ऐसा हुआ कि एडवाइस जो दी जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो बाइंडिंग रहेगी प्रेसिडेंट पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसे भी 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, अब किसे यहाँ पर अपॉइंट करना है, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पहले ये जो 2 जजेस रहेंगे सीनियर मोस्ट जजेस उनसे कंसल्ट करेंगे कि किसे बनाना चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, तो ये बता देंगे हाँ इसे करते हैं। फिर ये जो प्रेसिडेंट है उन्हें सजेस्ट करेंगे, उन्हें एडवाइस देंगे कि आप अक्षय कुमार को बनाओ। फिर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अक्षय कुमार को ही बनाना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये बाइंडिंग रहेगा प्रेसिडेंट पर। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। सेकंड जज केस में आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका बाइंडिंग रहना चाहिए। फिर आई अपनी थर्ड जज केस जो 1998 में आई। उसमें ऐसा हुआ कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जज, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर बता दिया तो वो मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया और प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्लूरलिटी जजेस जो है वो यहाँ पर आ गया, मतलब कोलिजियम यहाँ पर बनाया जाएगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 जजेस का यहाँ पर कोलिजियम बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 जजेस जो है इन्होंने बोल दिया कि सलमान खान जो है ये बनेंगे, 2 जजेस ने बोल दिया यहाँ पर कि जो अक्षय कुमार है वो बनेंगे। तो यहाँ पर 2 जजेस जो है अक्षय कुमार के अपोज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो नहीं बनाए जाएंगे, वो रिकमेंडेशन जो है खारिज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता था। थर्ड जज केस में इस तरीके से लाया गया है, कोलिजियम सिस्टम जो है वो लाई गई। अब उसके बाद 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ यहाँ पर और एक सिस्टम लाई गई थी, वो क्या थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, एक ऐसी रीति रिवाज बन चुका था कि जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बना दिए जाएंगे। लेकिन ये जो प्रथा थी ये प्रथा बीच में तोड़ भी दी गई थी। इसलिए फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद ये जो प्रथा है इसे एक मैंडेटरी चीज़ ही बना दी गई। उसका सीनियर मोस्ट जज जो है वो सेकंड जज केस में ऐसा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जो है उसे अपॉइंट कर दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरीके से अब ये कंपलसरी कर दिया गया, मतलब अब यहाँ पर सोच विचार नहीं होने वाला है, क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि जो जूनियर थे उन्हें भी यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बना दिया गया था। इसलिए यहाँ पर अब ऐसी प्रथा को मैंडेटरी बना दिया गया है कि सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे वही अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर ओथ में क्या होता है, तो टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबकी जो ओथ है ये पहली लाइन तो सेम ही होती है। उसके बाद टू अपहोल्ड सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी हमने देखा था सबकी सेम होती है।
उसके बाद आया था ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल। तो ये जो है ये भी चीज़ यहाँ पर हमें विदाउट फियर तक सेम मिलती है, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर फेवर भी नहीं करना है उन्हें, इल विल जो है वो भी नहीं करना है। तो इस तरीके से उन्हें अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पर टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे यहाँ पर अपहोल्ड करना है और जो लॉज है उसे भी यहाँ पर अपहोल्ड करके रखना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए। अपहोल्ड करना है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज है वो, मतलब यहाँ पर जो भी लॉज को सेव करने का काम है वो कौन करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है वो करने वाला है। उसके बाद अगर यहाँ पर ओथ किसके पास ली जाती है, तो ओथ हमारे प्रेसिडेंट के सामने ली जाती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर ओथ दिलाते हैं उन्हें, और अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर किसी और को अपॉइंट करेंगे उनके बिहाफ में, जो वहाँ पर ओथ जो है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कितनी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो किसके सामने ओथ लेते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो किसके सामने ओथ लेते हैं, तो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। उसके बाद सैलरी जो है, सैलरी यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, तो ऑब्वियसली सबकी सैलरी जो है ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और हमने देखा था कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन ये चार्ज होती है। अब चार्ज जो है आपको समझ में आ गया होगा, चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हमने लास्ट इसमें देखा है। चार्ज मतलब क्या है, उस पर वोट नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिस्कस किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर उनके डिसएडवांटेज पर नहीं ले जाया सकता कि यहाँ पर जो उनकी सैलरी है वो कम कर दी गई है, तो डिसएडवांटेज पर नहीं ले जाया जा सकता उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर 50% जो होती है वो सैलरी, जितना भी सैलरी उन्होंने लास्ट उठाई है उसका 50% उन्हें पेंशन के रूप में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वो डिसएडवांटेज के रूप में नहीं ले जा सकते हैं एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो तो इन सब की जो सैलरीज़ है ये कर्टेल कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तब। तो ये जो 2 पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सैलरी उनकी कितनी फ्लक्चुएट हुई है, कितनी हुई है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है वो चेंज होती रहती है। अब उसका टेन्योर हम देखते हैं यहाँ पर, तो टेन्योर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है कि इतना टेन्योर है, 5 सालों का टेन्योर रहेगा जज का, या फिर 5 ईयर्स एंड 65 ईयर्स, इस तरीके का टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं किया हुआ है। लेकिन 3 प्रोविजंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। सबसे पहला तो यह है कि ही होल्ड द ऑफिस अंटिल ही अटेन द 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 65 साल के होने तक वो यहाँ पर जो उनका ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाई कोर्ट के जो जज है उनका यहाँ पर 62 ईयर्स दिया हुआ है, बराबर है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी हाई कोर्ट के जज हो तो उनका जो टेन्योर है, अगर वो रिटायर होने के बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं क्या, तो जी हाँ बन सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उनकी लास्ट एज जो है वो 65 ईयर्स है। तो 3 सालों तक के लिए जो रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं 3 सालों तक के, क्योंकि 65 ईयर्स जो है वो अटेंड करने तक वो जज रह सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर रिगार्ड होता है रिगार्डिंग ऑफ सच अथॉरिटी एंड इन सच ए मैनर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर उभर के आता है तो। उसके बाद वो रिज़ाइन कर सकते हैं। अब रेसिग्नेशन किसे देंगे, तो ऑब्वियसली जिनके सामने ओथ लेने वाले हैं तो प्रेसिडेंट को देंगे। सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक ऐसे अपवाद है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट ही एक ऐसे अपवाद है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके सामने ओथ लेते हैं, लेकिन जो अपना रेसिग्नेशन है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास देते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई कोई चीज़ जो माइन्यूट चीज़ होती है वो ध्यान में रखनी है। और उसके बाद यहाँ पर वो रिमूव भी किए जा सकते हैं अपने ऑफिस से बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब इसकी भी ऐसा है कि पार्लियामेंट ने रिकमेंड कर दिया कि इन्हें इम्पीच कर दो, इन्हें निकाल दो, जो रिमूव कर दो जो भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, और प्रेसिडेंट बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है निकाल देते, तो इस तरीके से होगा क्या, तो नहीं होगा। इसकी भी एक प्रोसेस दी हुई है, रिमूवल प्रोसेस। तो ये रिमूवल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ध्यान में सुनिए एकदम। तो रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है उनके ऑर्डर से यहाँ पर निकाला जाएगा। मतलब लास्ट ऑर्डर किसकी रहेगी, तो प्रेसिडेंट की रहेगी कि हाँ हाँ इन्हें निकाल दिया गया है करके। लेकिन उससे पहले यहाँ पर काफ़ी प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आने वाली है। बाय द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओनली बाय द आफ्टर द एड्रेस ऑफ द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर एड्रेस किस तरीके से करने वाला है पार्लियामेंट, तो यहाँ पर 2 ही बेसिस पर सिर्फ रिमूव कर सकते हैं जजेस को, या तो वो मिसबिहेवियर करे या फिर वो इनकैपेसिटी हो।
तो ये दो ही ग्राउंड है जिस पर रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि ऑन विच ग्राउंड दिस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड, मिस बिहेवियर, इनकैपेसिटी, इंसॉल्वेंट, इस तरीके से अगर 3-4 चीज़ें आती हैं तो सिर्फ दो चीज़ें जो है वही यहाँ पर आपको लिखनी है, 1 और 2 ही रहेगा, मिस बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 इसके हिसाब से एक प्रोसेस बनाई हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर रिमूव करना है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। सबसे पहले तो आता है कि रिमूवल प्रोसेस जो है वो 100 मेंबर्स ने, अगर वो लोकसभा में आ रहा है, मतलब क्या है कि जो रिमूवल प्रोसेस है वो लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकती है, राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकती है। लेकिन अगर लोकसभा में हो रही है तो 100 लोग जो है उनका यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए कि हाँ हमें यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस जो है वो शुरू करनी है। और राज्यसभा में है तो यहाँ पर 50 चाहिए। अब क्यों ऐसा? क्योंकि लोकसभा में ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हैं इसलिए 100 लोग चाहिए, राज्यसभा में जो है वो कम है इसलिए कम लोग चाहिए। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर मिल जाता है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं रिमूवल प्रोसेस। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा में इनिशिएट हुआ है और मोदी जी ने इनिशिएट किया है। मोदी जी ने यहाँ पर जो स्पीकर है, क्योंकि लोकसभा में कौन रहने वाले हैं? स्पीकर रहने वाले हैं। अगर राज्यसभा में आता है तो चेयरमैन के पास देना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्पीकर जो है उनके पास देना पड़ेगा। तो ये जैसे बोल रहे हैं कि मैडम ये लीजिए 100 लोगों ने साइन किया है, जज को रिमूव करना है। तो इन्होंने तो ये चीज़ बोल दी कि 100 लोगों ने साइन किया हुआ है, जज को रिमूव करना है। अब 100 लोगों ने साइन किया है, इसका मतलब क्या है? रिमूवल प्रोसेस जो है वो शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर जो स्पीकर है उनके हाथ में होता है कि या तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो, या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने देने के बाद इनके पास इतना कहा कि वो रिजेक्ट कर देंगे, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। अब इन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया तो ये 3 मेंबर की यहाँ पर कमेटी बनाते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? सबसे पहले 100 लोगों ने साइन करके दिया है कि हमें रिमूवल प्रोसेस शुरू करनी है। स्पीकर जो है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, अब यहाँ पर मोदी जी का रोल जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब वो उनका लास्ट में रोल आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्पीकर है उनका रोल शुरू होता है। स्पीकर जो है 3 मेंबर की कमेटी बनाते हैं। अब 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन रहने वाला है? सबसे पहले रहेंगे चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सलमान खान की फ़ोटो यहाँ पर आपको याद रहेगा कि सलमान खान का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था तो इस तरीके से उनका आना जाना लगा रहता था, तो वो जज ही बन गए सुप्रीम कोर्ट के। याद रखना है सिर्फ आपको इस तरीके से। तो चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो रहेंगे यहाँ पर 3 मेंबर की कमेटी में। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही रहने चाहिए। और तीसरे जो मेंबर रहेंगे वो ऐसे रहेंगे कि जो डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है। ठीक है, ऐसे 3 मेंबर की कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी। 3 मेंबर की कमेटी जो है वहाँ पर पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेगी कि यहाँ पर जो इनकैपेसिटी या मिस बिहेवियर, ये दो ही ग्राउंड पर चेक करेगी कि इनकैपेसिटी है या इन्होंने मिस बिहेवियर किया है। और अगर इन्हें लगता है कि हाँ ये गिल्टी है, इन्होंने मिस बिहेवियर किया हुआ है या ये इनकैपेसिटी है, अब यहाँ पर मोदी जी जो है उनका रोल शुरू होता है। मोदी जी बोलेंगे आली रे आली, आता माझी बारी आली। फिर यहाँ पर रिजोल्यूशन पास होगा। मतलब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सीधा नहीं है कि मोदी जी बोल देंगे अब रिमूव करो तो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर भी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ दी हाउसेस। मतलब यहाँ पर लोकसभा जो है वहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला जो है वही वाला है यहाँ पर। तो स्पेशल मेजोरिटी, अब यहाँ पर मेजोरिटी मैंने बहुत बार आपको समझा चुका हूँ, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने मेजोरिटी आपको अच्छे से समझाई है, तो आप वो देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है। तो इस तरीके से स्पेशल मेजोरिटी जो है पहले लोकसभा में आ गई, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ भी अगर पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी से, तो क्या हो जाएगा? तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर बोलेंगे हाँ अब ये रिमूव होते हैं। तो इस तरीके से रिमूवल प्रोसेस है। आज तक कोई भी जज जो है वो रिमूव नहीं हुआ है, इनिशिएट ज़रूर हुआ है रिमूवल प्रोसेस। अब यहाँ पर इस तरीके से रिमूवल प्रोसेस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद तो ज़रूर आया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। टेलीग्राम पर मैं PDF शेयर कर दूंगा। फेसबुक पर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी क्वेरीज है तो। और बहुत मेहनत लगती है इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।